लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र एवं प्रशासन यूनिट के एक टॉपिक राजनीतिक दल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक दलों से क्या अभिप्राय होता है उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में विस्तार से जाना था। इस भाग में हम राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण विशेषताओं और उनके निर्माण के आधार और राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में जानें। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो राजनीतिक दल होते हैं वे संगठित और संस्थागत स्वरूप धारण किए होते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल होता है उसका अपना एक संगठित स्वरूप है। उसमें जैसे एक संगठन में एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, कार्यकारिणी है। तो उसी प्रकार से राजनीतिक दलों में भी आप देखेंगे कि एक मुख्य पद है जो उस राजनीतिक दल का अध्यक्ष होता है और साथ ही साथ इनकी एक मुख्य कार्यकारिणी परिषद होती है जिसमें महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। यह सब मिलजुल कर राजनीतिक जो निर्णय होते हैं यानी विभिन्न जो सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर उस विशेष राजनीतिक दल का क्या स्टैंड रहेगा इसके बारे में निर्णय करते हैं। और साथ ही साथ यदि वो शासन सत्ता में है तो महत्वपूर्ण जो सरकार की नीतियां होंगी उसके निर्धारण में भी अपने विचार रखते हैं। और यदि वो शासन सत्ता में नहीं है तो विपक्ष की भूमिका में है तो किस प्रकार से सरकार के नीतियों का विरोध किया जाए, किन आधारों पे किया जाए, ये सारे महत्वपूर्ण फैसले उनकी कार्यकारिणी परिषद में लिए जाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए राजनीतिक दल जो है सदस्यता के लिए भी आम नागरिकों को प्रेरित करते हैं कि वो अब उनके दल के सदस्य बने। सामान्यतः ये जो सदस्यता होती है निःशुल्क भी होती है, शुल्क भी होती है और अपने संगठन को चलाए रखने के लिए या आम नागरिकों से और भिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे वह डोनेशन भी लेती है, दान भी लेती है। इनकी अपनी एक जो है आंतरिक ऑडिट सिस्टम भी होता है, ऑडिट भी करती हैं ये राजनीतिक दल। और ये ऐसा करना जो है देश के कानून के अनुसार आवश्यक भी होता है कि किन किन लोगों ने इन्हें पैसे दिए। तो एक ऑडिटिंग की व्यवस्था भी, यानी जैसे एक संगठन चलाया जाता है उसी प्रकार से राजनीतिक दल भी एक व्यवस्थित संगठित स्वरूप धारण किए हुए होते हैं। और इसमें विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। सभी पदाधिकारियों के जो निर्धारित कार्य होते हैं वो केंद्रीय स्तर के अधिकारी, प्रांतीय स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी, और इन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि यह जो राजनीतिक दल का हम कह सकते हैं कि मुख्य विचारधारा है वह आम लोगों तक पहुंचाए और जनता का समर्थन प्राप्त करे। तो इस तरह की बातें हैं कि इसकी एक सुस्पष्ट कार्यप्रणाली है, काम करने के तौर तरीके निश्चित होते हैं, नियम प्रक्रियाएं होती है, सदस्य बनाने के, सदस्यों को पार्टी से बाहर निकालने की एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है। और जो बातें पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक जो राजनीतिक दल होता है उसकी अपनी एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है और उसी विचारधारा के द्वारा यह समाज के विभिन्न समस्याओं को देखता है और उसको परिभाषित करता है और साथ ही साथ उस दृष्टिकोण या विचारधारा के अंतर्गत वह समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, आप जानते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल का एक ही सपना कि वो किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करें, क्योंकि बिना शासन सत्ता के वह जो उनके जो कल्पनाएं हैं, उनकी जो योजनाएं हैं या उनकी जो सोच है उसको वो मूर्त रूप प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़कर शासन सत्ता प्राप्त करना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यह कि ऐसा करते समय वह जो वैधानिक तरीके हैं, जो संविधान में वर्णित तरीका है, जैसे निर्वाचन लड़ने के लिए आपको एक पंजीकृत राजनीतिक दल होना चाहिए और फिर जो है जो तरीके लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाने की इजाज़त दी गई है उन्हीं तरीक़ों को आप है ना उनका प्रयोग करके आप जनमत को प्रभावित करें।
ऐसा नहीं कि आप जो है डराकर धमकाकर या संविधान में जो हमारे मूल्य हैं उनको आहत करके, उनको नुकसान पहुंचाकर आप जो है लोगों को मत प्राप्त करें। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि चुनाव के दौरान जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करती हैं तो उस मैनिफेस्टो में, यानी उनकी जो घोषणा पत्र होती है, उसमें वो भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और जो है कह सकते हैं कि संविधान के प्रति अपनी कमिटमेंट को शो करते हैं कि भाई ये जो भारत के संविधान के अनुसार ही वो जो कार्य करेंगे और संविधान में जो वर्णित मूल्य हैं उन वर्णित मूल्यों की रक्षा करने के लिए ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सरकार बना रहे हैं। साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग जिन तरीक़ों को, जिन उपायों को उनकी अनुमति देता है, उन्हीं तरीक़ों और उपायों के माध्यम से वो लोगों के मत को प्रभावित करते हैं, यानी अपनी कन्वासिंग करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी जो पार्टी की जो नीतियां होंगी, पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, इसके बारे में लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनको प्रभावित करते हैं कि आप हमें मत दें, जिससे कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम आपकी इन समस्याओं का जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से तो ऐसा करते समय उनसे अपेक्षा की जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि वो संवैधानिक तौर तरीक़ों का ही प्रयोग करेंगे। तो ये बातें राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में देखी जा सकती है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दावा यही करती है कि हम जब सरकार में आएंगे तो देश और राष्ट्र की जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास करेंगे, और इसके लिए वो तरह तरह के सपने भी दिखाते हैं और वादे भी करते हैं, और उनका जो उद्देश्य होता है वो यह कि हम सरकार जो है बनाएं और हम अपने मत के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार समाज में परिवर्तन लाएं। तो ये राजनीतिक दलों की विशेषताओं में ये बातें कही जा सकती है। इसके बाद हम देखिए कि राजनीतिक दलों के निर्माण के क्या आधार होते हैं, यानी वो कौन कौन से आधार हैं जिसकी वजह से राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यदि लोकतंत्र है तो राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्य है। लोकतंत्र के वो पहिए की तरह काम करते हैं। लोकतंत्र को संचालित करने में राजनीतिक दलों की प्रमुख भूमिका होती है। यदि राजनीतिक दल नहीं है तो लोकतंत्र जो है संदिग्ध हो जाता है कि वास्तव में क्या वहाँ पर लोकतंत्र है नहीं। और विशेषकर जहाँ सच्ची डेमोक्रेसी है, सच्चा लोकतंत्र है, वहाँ पर एक से अधिक राजनीतिक दलों की उपस्थिति पाई जाती है। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ एक ही पार्टी का शासन होता है और जनता के पास और कोई चॉइस नहीं होता है कि किसी और को वोट दे सकें। तो आप देखिए चीन में इसी प्रकार की स्थिति है, क्यूबा में भी इसी प्रकार की स्थिति है। एक समय जो है सोवियत यूनियन में भी यही स्थिति थी कि एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उसी को आपको वोट देना है। तो ये लोकतंत्र का मतलब चॉइस होता है। आपको है ना, आपको चॉइस मिलनी चाहिए कि हम जो है हमारे सामने एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। और लोकतंत्र का मतलब यह भी होता है कि हमें अगर पसंद नहीं है तो हम उसको छोड़ दें। तो ये जो चॉइस जो है अगर वो तभी आपको मिलेगा जब एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। इसीलिए ये राजनीतिक दलों के जब हम निर्माण के आधार की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण नाम है पीटर मर्केल का। उन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये बताया कि राजनीतिक दल वास्तव में जो सामाजिक समूह हैं और सामाजिक समूह का निर्माण किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए होता है। यानी एक समान दृष्टिकोण वाले व्यक्ति या किसी एक विशेष समस्या पर एक समान दृष्टिकोण रखने वाले नागरिक समूह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है, वास्तव में नागरिकों का एक समूह है जो राजनीतिक क्रियाओं में रुचि रखता है, राजनीतिक
प्रक्रिया में भाग लेता है। ऐसे तो समाज में अनेक प्रकार के समूह होते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेना नहीं चाहते। राजनीतिक प्रक्रियाओं से तात्पर्य क्या है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर वो राजनीतिक दल नहीं, वो एक नागरिक समूह है। लेकिन राजनीतिक दल जो है वो ऐसे सामाजिक समूह हैं जो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेकर सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार का संचालन करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बात अपनी पुस्तक मॉडर्न कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स में ही बात कही कि ये सामाजिक समूह है और इसकी जो रचना है ये सामाजिक समूह की वजह से ही राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। यदि समाज में समूह रचना न हो तो राजनीतिक दल नहीं बनेंगे। आगे हम देखें कि राजनीतिक दलों के निर्माण के और क्या आधार हैं। तो एक स्वभाव, मानवीय जो स्वभाव, जिसको मनोवैज्ञानिक आधार कहा जा सकता है, ये पहला आधार आप ले सकते हैं कि मनुष्य जो है उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो सोच है, उसका जो मनोविज्ञान है, उस आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं। जैसे किन्हीं परिस्थितियों या किसी व्यवस्था के प्रति यदि आप प्रतिक्रिया करते हैं, यदि आप चाहते हैं ये व्यवस्था बदल जाए, तो आप जो है एक प्रतिक्रियावादी संगठन समूह बना लेंगे। एक व्यक्तियों का एक प्रतिक्रियावादी समूह बन जाएगा। वो चाहेगा कि व्यवस्था को हम बदल दें, संपूर्ण रूप से आमूलचूल परिवर्तन कर दें, एक नई प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया जाए। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि फ्रांस में जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी तो राजतंत्र को समाप्त किया गया और लोकतंत्र को लाया गया। तो उस वक्त के जो नागरिक थे वो प्रतिक्रियावादी हो रहे थे, उनको राजतंत्र को समाप्त करना था। तो उन्होंने राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की। यद्यपि आरंभ में पूर्ण लोकतंत्र नहीं था, पर धीरे धीरे राजतंत्र हटकर जो है जनतंत्र की शुरुआत हुई और एक सच्चे डेमोक्रेसी की जो विशेषता है उसको आने में वक्त लगा। लेकिन इस तरह से प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों का समूह जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह कुछ लोग उदारवादी होते हैं, कुछ लोग अनुदारवादी होते हैं, कुछ लोग उग्रवादी होते हैं। तो जैसे जैसे सोच होती है उस अनुसार से पॉलिटिकल पार्टी भी बनती जाती है। तो उदारवादी, अनुदारवादी, ये जो शब्द हैं इनका सामान्य सा अर्थ है कि जो कई चीज़ों को स्वीकार कर ले, यानी जिनके स्वीकार्यता का, यानी विभिन्नता के प्रति स्वीकार्यता का स्तर अगर किसी का ज़्यादा है तो हम उसको उदारवादी कहेंगे। और यदि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे विचार जो पारंपरिक तरीके चले आ रहे हैं या जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको पकड़कर बैठे रहते हैं और परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, और या एक विशेष प्रकार के मूल्य को ही वो स्वीकार करते हैं, अन्य मूल्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसको अनुदारवादी कहते हैं। तो और उग्रवादी वो होते हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो जैसा मनुष्य का स्वभाव वैसे राजनीतिक दल भी बनते हैं। तो ये एक आधार जो है मनोवैज्ञानिक आधार कहलाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो धार्मिक और जातीय आधार पर बनती है। अब ये तो भारत में हम सभी इस चीज़ को देखते हैं कि बहुत सारी पार्टी जो है वो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर बनी है। मुस्लिम लीग है, अकाली दल है, हिंदू महासभा, यह सब धर्म के आधार पर, और बहुत सारे पार्टियां जाति के आधार पर भी बनी हैं। तो इसी तरह क्षेत्रीय आधार पर भी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है, जिसमें कुछ नाम है असम गण परिषद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मिजो नेशनल फ्रंट, यह सब क्षेत्रीय आधार पर बनी हुई राजनीतिक दल है। आगे देखिए, भाषा के आधार पर भी जो है राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। जैसे तेलुगु देशम है, मिजो नेशनल फ्रंट है, ये भाषाई आधार पर बनी हुई राजनीतिक दल है। तेलुगु देशम जो पार्टी थी वो बेसिकली तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए और एक विरोध में, हिंदी भाषा के विरोध में, भाई हम जो है अपनी मातृभाषा में ही जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, या काइंड ऑफ, है ना, इसको कह सकते हैं एंटी हिंदी, है ना, हिंदी के विरोध में बनी हुई एक पार्टी थी। बहुत सारी ऐसे पार्टियां बनती हैं कि जो अपनी भाषा को लेकर संवेदनशील होती है। आप देखिए बांग्लादेश का निर्माण भी भाषाई आधार पर हुआ।
बांग्ला भाषा भाषी बोलने वाले लोग जो हैं उन्होंने इस आधार पर जो है अपनी एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो बहुत सारी पार्टी जैसे मैंने कहा भाषा के आधार पे बनती है। उसी तरह अर्थव्यवस्था के प्रति क्या सोच है, आर्थिक समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, इसको लेकर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे होती हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं, कुछ साम्यवाद को बढ़ावा देती हैं, कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। तो ये भी आधार बनता है कि पार्टी का जो है अर्थव्यवस्था को संचालित करने का उसका क्या दृष्टिकोण है। इसी तरह कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे होती हैं जो नेतृत्व उन्मुखी होती है। नेतृत्व उन्मुखी से तात्पर्य है कि कुछ ऐसे चमत्कारिक नेतृत्व वाले व्यक्ति उठ खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाते हैं, और वो लीडरशिप जो है उस लीडरशिप में ये एबिलिटी होती है कि वो जो है आम नागरिकों को या कह सकते हैं संपूर्ण जनमानस को उद्वेलित करे, प्रभावित कर सके। तो उस व्यक्ति की जो करिश्मा होता है उस आधार पर भी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। जयप्रकाश नारायण का एक ऐसा ही आंदोलन जो था इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरुद्ध जो है हमको देखने को मिलता है, और उनके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और तब का जनता पार्टी जो है अस्तित्व में आई। तो इस प्रकार गांधी को भी आप देख सकते हैं कि वो एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व थे जिनके साथ है ना, जिनके आने की वजह से जो तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी थी उस पार्टी में एक भिन्न प्रकार की दिशा और दशा उनको गांधी के होने की वजह से उनको उस पार्टी को प्राप्त हुई। पार्टी का स्वरूप बदल गया, पार्टी की सोचने का जो नज़रिया था वो बदल गया, पार्टी का जो जनाधार था वो बहुत व्यापक हो गया। तो कई बार ऐसे व्यक्तिगत करिश्मा वाले लोग जो है एक पार्टी खड़ा करते हैं भारत में, स्वतंत्र भारत में। और हाल के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे आप तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का नाम ले सकते हैं, दिवंगत जयललिता जी, लालू यादव एक वक्त इसी किस्म के व्यक्ति थे जो अपने व्यक्तिगत करिश्मा के आधार पर उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। इसी प्रकार सैद्धांतिक तौर पर जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वह है विचारधारा के आधार पे, और हर पार्टी जो है ये एक बड़ा फैशन सा है कि हमारी विचारधारा भिन्न है। तो बहुत सारी पार्टी अपने विचारधारा की बात कहती है कि हमारी विचारधारा ये है। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी एक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। उसी तरीके से कांग्रेस जो है एक सेकुलरिज्म की बात करती है कि हम जो है सर्व समाज की, और जिसको कहते हैं कि सर्व समावेशी जो है हमारी सोच है। हम सभी धर्म के प्रति हमारा जो एक पंथ निरपेक्ष रवैया है, निरपेक्ष रवैया है, हम सब के लिए हैं, ऐसा वो अपना एक कहते हैं ना कि यूएसपी है ना, अपना प्रोपोजिशन उसका होता है। यानी वो अपना एक बैनर उसका है कि हम सेकुलर पार्टी। और बीजेपी अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में स्थापित करती है। इसी तरीके से बहुत सारी पार्टियां जो है समाजवाद के झंडे को लेकर आगे बढ़ती है। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, और इसी तरीके से कुछ पार्टियां ऐसी भी होती हैं जो फांसीवाद और नाजीवाद जैसे विचारधारा को लेकर भी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करती है। तो ये विचारधारा के आधार पर बनी हुई पार्टियां भी हो सकती हैं। तो ये कुछ आधार हैं जिस आधार पर राजनीतिक दल का निर्माण होता है। लेकिन वास्तव में राजनीतिक दल जो है वो कोई नया राजनीतिक दल कब बनता है, जब वो जो एक वर्तमान जो व्यवस्था है उसके विरोध में, या उसमें जो वर्तमान व्यवस्था जिस प्रकार के निर्णय लेती है या वो शासन का जिस प्रकार से संचालन कर रही है उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नागरिक समूह इकट्ठे हो जाते हैं और जो है वो या तो वो मांग करते हैं कि ये व्यवस्था बदली जाए, और उस व्यवस्था को हटाकर वो उनकी जो सोच है उस अनुसार वो व्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं। इस प्रकार एक नई पार्टी का जन्म हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो है इंदिरा गांधी के शासन व्यवस्था
और शासन संचालन के विरोध में एक नई पार्टी का जन्म हो गया। तो इसी प्रकार से हमारी देश की जब आज़ादी में भारतीय जो कांग्रेस है वो भी उस व्यवस्था का विरोध स्वरूप वो पार्टी जन्म ली। तो अर्थ ये हुआ कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है वो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके विरोध में खड़ा होता है, एक विकल्प के रूप में खड़ा होता है, लोग उसका समर्थन करते हैं और एक नई पार्टी का जन्म हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों के क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, भारत के संदर्भ में हम ये चर्चा करेंगे कि भारत में 3 प्रकार के दल हैं। एक तो राष्ट्रीय दल है, दूसरा राज्य दल कहलाते हैं और तीसरा पंजीकृत दल कहलाते हैं। तो ये जो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, इस क्लासिफिकेशन के पीछे कुछ तकनीकी बातें हैं। यानी कि किन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल कहा जाएगा, किन राजनीतिक दलों को राज्य दल कहा जाएगा, यानी स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, और किन को रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाए। वैसे ध्यान रखने की बात है, ये जो तीनों दल हैं वो तीनों ही निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड होते हैं, उनका अपना एक सिंबल होता है, ये तो पहली शर्त है। लेकिन राष्ट्रीय दल बनने के क्या शर्तें हैं उसके बारे में हम जानें। तो भारत में ऐसे पंजीकृत दल जो कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2% सीटें रखता हो, ये पहला कंडीशन, अथवा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% उसने मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें पाई हों, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल की मान्यता रखता हो तो उसे निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। तो ये जो तीनों कंडीशन है, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करना है, उसको पूरा करना है। तो अगर आपके पास कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार जो स्टेट लेवल राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल होते हैं उसके बारे में जो शर्तें हैं वो ये है कि यदि कोई राजनीतिक दल राज्य विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 3% सीटें रखता हो, अथवा राज्य की प्रत्येक 25 सीटों पर, यहाँ प्रतिशत नहीं होगा, 25 सीटों पर 1 सीट रखता हो, यानी कि मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं तो 25 उसको कुल 4 सीटें उसके पास होनी चाहिए। और फिर तीसरी बात, लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में, अथवा नहीं, लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत उसने प्राप्त किया हो और लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2 सीटें उसने जीती हूँ, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। तो ये 3 कंडीशंस, ये जो 4 कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन कोई राजनीतिक दल पूरा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। आगे हम देखें पंजीकृत दल किसे कहते हैं। पंजीकृत दल से तात्पर्य है ऐसे राजनीतिक दल जो निर्वाचन आयोग में स्वयं को उन्होंने एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करा रखा है, किंतु न तो वो राष्ट्रीय स्तर के और या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की शर्तें पूरी करते हैं, पर वो राजनीतिक दल हैं क्योंकि उन्होंने इस रूप में निर्वाचन आयोग में उन्होंने अपने आप को पंजीकृत करा रखा है। तो कंडीशन ये हो सकती है कि हमने पंजीकृत कराया, हमने चुनाव लड़ा, लेकिन न तो हम राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल बन पाए और न ही हम राज्य स्तर के दल बन पाए, या पहले हम थे परंतु जो अभी हाल में जो निर्वाचन हुआ उसमें हम जो है हमें उतना मत नहीं मिला कि न तो हम राज्य स्तर के रह पाए और न हम राष्ट्रीय स्तर के रह पाए। तो ये कंडीशंस जिन राजनीतिक दलों के साथ होती है उनको हम पंजीकृत राजनीतिक दल कहते हैं। तो वर्तमान में भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी अगर उनको हम क्लासीफाई करें तो ये एक आंकड़ा है 7 फरवरी 2020 तक भारत में कुल 8 राष्ट्रीय दल हैं और 53
क्षेत्रीय दल हैं यानी राज्य स्तरीय दल, और बाकी जो है गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं यानी हैं तो वो रजिस्टर्ड, उनकी संख्या 2044 है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यह दर्शाता है कि भारत में जो है राजनीति के प्रति लोगों की ज़बरदस्त जागरूकता है, और यह लोकतंत्र के बढ़ते स्तर का परिचायक भी है। तो अब ये सवाल अगर पूछा जाए कि भाई राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, तो ये ध्यान रखें कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वही जो है किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले भाग में हम राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं उनका क्या महत्व है लोकतंत्र में, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।